गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहे थे और आइसोमेरिज्म में चल रहा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में लास्ट में जो है ऑर्थो ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल था, जिसमें कायरल कार्बन नहीं था लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी देखी थी। वहाँ पीओएस सीओएस एब्सेंट था। ऐसा केस हम लोगों ने देखा था, वहाँ क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। इस लेक्चर में अपने को डिस्कस करना है ऑप्टिकल रेजुलेशन। यस, देखिए ऑप्टिकल रेजुलेशन क्या है। ऑप्टिकल रेजुलेशन एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, रैसेमिक मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। होता क्या है, हमने पहले भी पढ़ा था कि अपने पास ये रैसेमिक मिक्सचर है। अब आप सोच रहे होंगे कि रैसेमिक मिक्सचर क्या है। व्हाट इज रैसेमिक मिक्सचर? रैसेमिक मिक्सचर इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रैसेमिक मिक्सचर क्या है? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर। यस, मतलब यहाँ एनेंशियोमर होते हैं वो इक्वल अमाउंट में होते हैं। ठीक है, यहाँ जो रैसेमिक मिक्सचर बनता है वो क्या होता है, एनेंशियोमर के इक्वल अमाउंट के मिलने से बनता है। ठीक है, अब हम ये अच्छे से जान चुके हैं कि जो एनेंशियोमर होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। अगर एनेंशियोमर की बात करें तो एनेंशियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ बॉइलिंग पॉइंट सेम, बॉइलिंग पॉइंट सेम आ रहा है। और बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो सेपरेशन उनके लिए क्या हो गया, मुश्किल हो गया। इसमें एनेंशियोमर है इक्वल अमाउंट में। ठीक है, उनको क्या करना, अपने को सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवा नहीं सकते हैं। ठीक है, नहीं तो उनको सेपरेट करना है तो फिर अपने को ऑप्टिकल रेजुलेशन करना होता है। तो कहने का मतलब है ऑप्टिकल रेजुलेशन एक मेथड है जिसमें अपन एनेंशियोमर को सेपरेट करते हैं। ठीक है कि नहीं? तो कैसे करते हैं, ठीक है कि नहीं, किस टाइप से उनको सेपरेट किया जाता है, वही ऑप्टिकल रेजुलेशन है जिसको अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी कि जो रैसेमिक मिक्सचर है वो एनेंशियोमर का इक्विमोलर मिक्सचर है, इक्वल अमाउंट का मिक्सचर है। और जो एनेंशियोमर होते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। सो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैंने बताया था, राउंड बॉटम फ्लास्क में लेंगे, उसको गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले आ जाता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो बाद में आ जाता है। उनको सेपरेट किया जा सकता है, वो था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बट यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ फिर कौन सी मेथड का, ऑप्टिकल रेजुलेशन जो है उसके लिए अपन एक ऑप्टिकली एक्टिव एनेंशियोमर लेकर और फिर रिएक्शन करवाई जाती है। तो उसका डिटेल अपने को यहाँ पढ़ना है। तो ऑप्टिकल रेजुलेशन जो है वो रैसेमिक मिक्सचर को सेपरेट करने की एक मेथड है, ये अपने को पता होना चाहिए। फिर सुन लीजिए, ऑप्टिकल रेजुलेशन जो है वो रैसेमिक मिक्सचर को सेपरेट करने का एक मेथड है। कैसे किया जाता है देखते हैं। इसके लिए बच्चों क्या करते हैं, अपने पास रैसेमिक मिक्सचर है DL, ये रैसेमिक मिक्सर है। ठीक है, तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए यहां कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर लिया जाता है। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर लिया जाता है और ऐसा आइसोमर लिया जाता है जो इनके साथ रिएक्शन कर सके। ठीक है कि नहीं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड।
ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, इसको मैंने डैश कर दिया। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो ले रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए जो इसके साथ रिएक्शन कर सके। ये जो आइसोमर है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और आइसोमर, ऐसा होना चाहिए जो इसके साथ में रिएक्शन कर सके। अब मान लीजिए आप, ये D है आइसोमर, इसके साथ ये वाला रिएक्शन करेगा तो यहाँ क्या बनेगा, D डैश, और यहाँ बन जाएगा LD डैश। ये पूरा एक कंपाउंड है, ये दोनों क्या थे, ये मिक्सचर था, D एंड L, D एंड L, D एंड L, और इक्वल अमाउंट में है तो क्या बन गया, रेसिमिक मिक्सचर। जब ये D इसके साथ रिएक्शन करता है तो मान लीजिए DD डैश बन रहा है, और ये इसके साथ रिएक्शन कर रहा है तो LD डैश बन रहा है। इन दोनों में अगर रिलेशन देखा जाए तो ये डाइस्टेमर है। डाइस्टेमर्स हैं। रेसिमिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बट डाइस्टेमर कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यस, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट किया जा सकता है। यस, ये आप क्या करवा दिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाएगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने से होता क्या, एक फ्रैक्शन यहाँ आ जाता है DD डैश, और दूसरा यहाँ आ जाता है LD डैश। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास ये जो डाइस्टेमर है वो सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से दोनों क्या कर दिया अपन ने, सेपरेट कर दिया। ये DD डैश है और ये LD डैश है। ठीक है, अब ये अलग कंटेनर में है, ये अलग कंटेनर में है। ठीक है, और इसका क्या कर देते हैं, अब हम हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। ठीक है, इसका क्या कर देते हैं, हाइड्रोलाइसिस एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखिए, हाइड्रोलाइसिस एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया तो यहाँ D अलग हुआ और D डैश अलग हो गया। यहाँ हाइड्रोलाइसिस किया तो हाइड्रोलाइसिस से ये क्या हुआ, वही हाइड्रोलाइसिस एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया तो ये L अलग हुआ और ये D डैश अलग हो गया। ठीक है, तो ये सब अलग अलग कंटेनर में आ गए, हमारे को D और L आइसोमर जो हैं सेपरेट मिल गए हैं। इस तरीके से हमारे पास ये ऑप्टिकल रेजुलेशन होता है। ऑप्टिकल रेजुलेशन की खास बात क्या है कि जो रेसिमिक मिक्सचर है उसके साथ किसी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर की रिएक्शन करवाई जाती है। यहाँ जो अपने पास रेसिमिक मिक्सचर होता है उसकी जो रिएक्शन है वो किसी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है। और जब इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये जब इसके साथ रिएक्शन कर रहा होगा तो इसके साथ रिएक्शन करके कोई कंपाउंड बन रहा है, उसको हमने क्या बोल दिया, DD डैश, और ये बन गया LD डैश। याद रखना, अभी मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाऊंगा अभी यहाँ पर। और इन दोनों में जो रिलेशन निकल कर आ रहा है वो डाइस्टेमर का निकल कर आ रहा है। डाइस्टेमर के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज डिफरेंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, दोनों का डिफरेंट है। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवा दीजिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाएंगे तो एक फ्रैक्शन आपको मिलेगा DD डैश का, इस आइसोमर का, और दूसरा जो फ्रैक्शन मिलेगा वो LD डैश का मिलेगा। तो जब आप ये सब कर रहे हैं तो ये अलग कंटेनर मिल गए, अलग कंटेनर में। अब आप क्या कर दीजिए, इसकी रिवर्स रिएक्शन करवा दीजिए, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए। हाइड्रोलाइसिस करवाने से क्या हुआ, ये D अलग कंटेनर मिल गया, D डैश अलग मिल गया। इसका जब हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो L अलग मिल रहा है और D डैश अलग मिल रहा है, और इस तरीके से हम D और L आइसोमर को सेपरेट कर चुके हैं। इस तरीके से सेपरेट हो जाते हैं। क्लियर है? यस। इसको एक एग्जाम्पल लेकर मैं समझाता हूँ कि किस टाइप से जो है ये डाइस्टेमर बनेंगे और उनका हाइड्रोलाइसिस करने से ये कैसे अपने को मिल जाएंगे। एक एग्जाम्पल लेकर आपको मैं समझाता हूँ इसको, ठीक है। पर ये ध्यान रखना कि ये जो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर लेते हैं वो इसके साथ रिएक्शन करने वाला होना चाहिए, ठीक है।
और रिएक्शन करने वाला कैसा होना चाहिए, जैसे इसमें COOH है, क्या इसमें COOH है, तो इस ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर में एल्कोहली ग्रुप हो सकता है, एल्कोहली ग्रुप हो सकता है, इसमें अमाइन ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो हैं होने चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो इसके साथ रिएक्शन कर सके, ठीक है। ऐसा एक केस अपन ले लेते हैं यहाँ पर। ये जो फ्लो चार्ट है वो आपको ध्यान रखना है। देखिए कैसे, आपके पास यहाँ रैसेमिक मिक्सचर है, ठीक है, क्या है, रैसेमिक मिक्सचर है। यहाँ पर आपने ले लिया CH3, यहाँ ले लिया C2, जो भी एग्जाम्पल लो कोई दिक्कत नहीं, C2H5 और ये H, ऐसा है। अब मन करा मैं इसको यहाँ लिखूंगा, यहाँ लिख दीजिए C2H5, यहाँ लिख दीजिए H, यस। अब ये तो एक सिंगल आइसोमर है, जब हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ले रहे हैं तो इसका एक एनेंटियोमर ही बनता है। रैसेमिक ऑप्टिकल रेजुलेशन किसके लिए यूज होता है, रैसेमिक मिक्सचर के लिए। तो यहां पर रैसेमिक मिक्सचर लेंगे तो इसका साथ में एक एनेंटियोमर भी होगा। देखो कैसे हो जाएगा, H CH3, ये C2H5 और ये COOH, यस। ये एनेंटियोमर है और ये एक ही कंटेनर में है दोनों। ये अपने को मिल गया रैसेमिक मिक्सचर। ये रैसेमिक मिक्सचर है। अब आप क्या चाह रहे हैं, इसको सेपरेट करना चाह रहे हैं, ये और ये, इन दोनों को आप सेपरेट करना चाह रहे हैं कि दोनों अलग हो जाएं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी किसी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर के साथ जो इस ग्रुप के साथ रिएक्शन कर रहा हो। और ऐसा मैंने ये ले लिया, ये ले लिया मैंने, यस। अब देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल है, और इन दोनों में रिएक्शन होने से यहां से H2 चला जाएगा, ठीक। अगर इनकी बात करें हम लोग RS नोमेनक्लेचर, ठीक है, तो देखिए ये ऑप्टिकली याद रखना, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, ये ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है। जब यहां रिएक्शन होगी, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, देखो आप, थोड़ा सा कंप्रेस करके लिख रहे हैं, ये H, ये C2H5 या मिथाइल है, ये CO है, और यहाँ O आका है, और यहाँ भाई ये CH3, C2H5 और H, ऐसा बन गया। ये जब इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये वाला इसके साथ रिएक्शन करेगा, जब ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर इसके साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये बना रहा है, क्योंकि ये दोनों एक ही कंटेनर में हैं, ये दोनों एक ही कंटेनर में हैं, ये वाले ये एक ही कंटेनर में है, और आपने इस कंपाउंड को इसमें ऐड किया है, ठीक है। जब ऐड किया है तो ये वाला कंपाउंड इसके साथ रिएक्शन किया तो ये बना रहा है। अब ये कंटेनर में नहीं है क्योंकि ये तो रिएक्शन करके ये बना दिया, और ये वाला इसके साथ रिएक्शन करेगा तो देखो ये बनाएगा,
देखिए इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं होगा, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं होगा, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगा, ये आर है तो आर ही रहेगा, ऐसे तो ऐसे रहेगा यहाँ, ठीक है। और ये बन गया C2H5। अब इन दोनों कंपाउंड में अपन रिलेशन देखना चाहते हैं, इन दोनों कंपाउंड में रिलेशन देखें तो देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम है और इसका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आ रहा है। तो हमने अच्छे से देखा था, ये बताया भी था कि एक कंपाउंड मेरे पास R है, ठीक है, और दूसरे वाला कंपाउंड जो है वो SR है, ऐसा मान लीजिए आप। तो ये क्या बनेगा, ये डाइस्टेमर बनेगा, ऐसा मैंने बताया था आपको। ये मान लीजिए SS है और ये बन रहा है RS। इसका कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही है, एक कॉन्फ़िगरेशन सेम रह रहा है, दूसरे वाला चेंज हो रहा है, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो तो सेम आ रहा है और ये वाला चेंज हो रहा है। इस कंडीशन में बनते क्या हैं, डाइस्टेमर बनते हैं। तो आप ये पक्का कह सकते हैं कि अब जो रिएक्शन मिक्सचर था, उस रिएक्शन मिक्सचर में ये जो बना है वो क्या बना है, वो बना है डाइस्टेमर, ठीक है नहीं, मिक्सचर ऑफ डाइस्टेमर, ये डाइस्टेमर का मिक्सचर है। और हम ये अच्छे से जानते हैं कि डाइस्टेमर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसके बॉइलिंग पॉइंट आ रहे हैं, वो डिफरेंट होते हैं। जो डाइस्टेमर है उसके बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट है तो उसका क्या कर सकते हैं अपन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाने के लिए, मेरे को ज़्यादा नहीं लिखना पड़े, इस कंपाउंड को मैंने कहा A, यस, इस कंपाउंड को मैंने कहा B। दोनों कंपाउंड क्या है, एनेंटियोमर। A एंड B आर एनेंटियोमर, और एनेंटियोमर का 50-50% है, ये 50% है और ये भी क्या है 50% है। तो क्या बन गया ये रेसिमिक मिक्सचर। इस रेसिमिक मिक्सचर को मैंने क्या करवाया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड C के साथ में रिएक्शन करवा दिया। ये C कंपाउंड है, C के साथ रिएक्शन करवा दिया। मेरे को जरूरत पड़ी तो C लिखूंगा नहीं मैं, समझ गए। देखिए ये जो इस टाइप से फिशर है वो अपन रिप्रेजेंट करते नहीं, पर मैंने आपको ओरिएंटेशन बताने के लिए करवा दिया है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। अब देखिए आप यहां ये कंपाउंड मैंने कहा D है और ये कंपाउंड मेरे पास E है, ठीक है। D और E क्या है, डाइस्टेमर, ठीक है। D और E में क्या रिलेशन है, डाइस्टेमर का है। और डाइस्टेमर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। जो डाइस्टेमर हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट है तो आप क्या करेंगे, यहाँ करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या होगा, एक फ्रैक्शन मेरे पास आएगा D, ये दोनों जो कि एक ही कंटेनर में थे, सिंगल कंटेनर में थे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कैसे किया आप लोगों ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आपने राउंड बॉटम फ्लास्क लिया। राउंड बॉटम फ्लास्क में कौन कौन है, D है प्लस E है, दोनों है। तो आपने क्या किया भाई, इसको यहाँ से डिफरेंट टेम्परेचर पर गर्म किया तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका फ्रैक्शन अपने को पहले मिल गया, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था उसका फ्रैक्शन बाद में मिल गया, और दोनों को आपने अलग अलग कंटेनर में ले ली। बात मेरी समझ रहे होंगे। अब जो है आपके पास दो कंटेनर हैं, ठीक है, यस, दोनों सेपरेट हो चुके हैं। एक कंटेनर में कौन है बच्चों, एक में है D, यस, और दूसरे में कौन है, E। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये डाइस्टेमर थे, एक ही कंटेनर में थे, मैंने इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया तो एक कंटेनर मेरे पास कौन आ गया, D आ गया, दूसरे में E आ गया, दोनों हो गए। अब मैं तो ये चाहता था कि मेरे को A B अलग अलग मिले, A B का सेपरेट करना चाह रहा था A B को,
लेकिन ए भी तो मेरे को मिला ही नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा। किसका? डी का। हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस जैसे मैं करूंगा, इस डी कंपाउंड को मैं हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो ये यहां से ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होते ही भैया ये किस में कन्वर्ट होगा, एक ए होगा और एक सी होगा। अब मेरे पास जो कंटेनर है हाइड्रोलाइसिस करते ही, इस कंटेनर में मेरे को कौन कौन मिल गया, इस कंटेनर में मेरे को मिलेगा ए प्लस सी, ये मिलेगा। इसका मैंने हाइड्रोलाइसिस किया, हाइड्रोलाइसिस किया तो इस कंटेनर में मेरे को क्या मिल गया भाई, एक तो मिल गया। इसका हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो देखिए यहां से होगा, यहां से हाइड्रोलाइसिस एक होता, एक मिलेगा मेरे को बी, और यहां एच आती, एक मिल जाएगा मेरे को सी, यानी बी प्लस सी, ये मिलेगा। समझ रहे हो? अब मेरे को अच्छे से पता है कि भैया ए सी के का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, कंपाउंड डिफरेंट है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, डिफरेंट है। जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है तो दोनों, देखिए बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डिफरेंट फ्रैक्शंस जो है डिफरेंट कंटेनर में अपने को मिल जाते हैं। तो यहां पर आपने क्या करवा दिया, फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो अब क्या होगा, दोनों आपको अलग अलग मिलेंगे, अलग अलग कंटेनर में। यहाँ भी आपने क्या करवा दिया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एफडी, एफडी करवा दी तो ये अलग मिलेगा और ये अलग मिलेगा। अब क्या हुआ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाया तो ए अलग कंटेनर में, सी अलग कंटेनर में, इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाया बी अलग कंटेनर में और सी अलग कंटेनर में। हम तो चाहते ही ये थे कि ए और बी अलग हो जाए, हम ए और बी का सेपरेशन चाहते थे, तो ए और बी का सेपरेशन हो गया भाई। तो कुल मिला के ये जो ऑप्टिकल रेजुलेशन है वो रैसेमिक मिक्सचर को सेपरेट करने का एक मेथड है, ठीक है, जो अपन ने पढ़ा है, इम्पोर्टेंट है। मैं एक बार और समझा दूंगा। सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाता है, ये देखो, बहुत बार सिंपल क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड टू सेपरेशन इन रैसेमिक मिक्सचर। रैसेमिक मिक्सचर दे रखा है, उसके सेपरेशन में आप कौन से कंपाउंड का यूज करने वाले हैं, और वहाँ 4 ऑप्शन में 4 कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो उसमें से आप किसका यूज करेंगे, ऐसे कंपाउंड का यूज करेंगे जिसमें एक सिंगल कायरल कार्बन हो और वो उसके साथ में रिएक्शन करने वाला हो, यानी उस ऑप्शन को टिक करना है। ऐसा आपके पास सीट में इधर-उधर क्वेश्चन मिल जाता है, जो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर हो। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर का यूज करना है जो कि गिवन कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करने वाला हो। तो इतना कुछ पढ़ लिया और एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आया कि आप इन जो दे रखे हैं 4 ऑप्शन, उनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो रैसेमिक मिक्सचर को सेपरेट करने में यूज होता है, ठीक है, जो रैसेमिक मिक्सचर को क्या करने में, सेपरेट करने में यूज होता है। ऐसा आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। वो और डिटेल से कैसे क्या किया, इसमें होता क्या, यस बहुत बार पूछ लिया जाता है कि रैसेमिक मिक्सचर को सेपरेट आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो उसमें ऑप्टिकल रेजुलेशन, तो ये आपको टिक करना आना चाहिए, ऑप्टिकल रेजुलेशन, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसको एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे बच्चों। अपने पास एक सिंगल कंटेनर में, ये बड़ा कंटेनर ले लिया भाई, ड्रम, ठीक है, इसमें रैसेमिक मिक्सचर है। क्या है, रैसेमिक मिक्सचर। रैसेमिक मिक्सचर को मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकता। मुझे इसको सेपरेट करना है तो क्या करवाऊंगा,
मैं एक ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाऊंगा जो खुद अपने आप में ऑप्टिकली एक्टिव है, जो अपने आप में एक ऑप्टिकली एक्टिव है उसके साथ रिएक्शन कराऊंगा। तो मैंने क्या किया, ये सी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव लिया और इसको मैंने इस कंटेनर में ऐड किया और रिएक्शन करवाया। तो जब रिएक्शन करवाऊंगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा और इसका ये कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा और ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये बन जाएगा। ये जहां जैसा है कॉन्फ़िगरेशन वैसा का वैसा ही है। ये इसके साथ रिएक्शन करके ऐसे आ गया। इसका एनेंशियोमर ये था, ये दोनों एनेंशियोमर हैं। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर इज कॉल्ड रैसेमिक मिक्सचर। तो इसमें एक चेंज करने से एनेंशियोमर बनते हैं। यस, देखो मैं बताता हूं कैसे। देखो इसमें आप 1 नंबर किसको देंगे, इसको 1 RS नोमेनक्लेचर के लिए, और क्योंकि कार्बन के बाद में ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन के बाद में कार्बन आ रहा है, इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे और कार्बन के बाद हाइड्रोजन थर्ड प्रायोरिटी और ये क्या आ जाएगा फोर्थ प्रायोरिटी। आप जब भी आप देखो फोर्थ वाले को तो लास्ट में देखना होता है, आप फर्स्ट से थर्ड के पास नहीं जाएंगे, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड के पास जाएंगे। क्या आ गया, क्लॉकवाइज, यानी ये R है। इसके पास ये फर्स्ट था, ये सेकंड है और ये थर्ड है। फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड के पास गए, फोर्थ वाले से अपने को देखना है। फोर्थ वाला अपने से दूर है, फोर्थ वाला क्या अपने से दूर है, तो जो और होना भी दूर ही चाहिए। जब फोर्थ वाला अपने से दूर होता है, जैसा रोटेशन आए वही बोल दिया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज आए क्या बोलूंगा, एस। ये R है और ये S है। मैंने आप पहले बता दिया था, एक कंपाउंड R है, दूसरे वाला S है, दोनों में रिलेशन आएगा एनेंशियोमर। यस, एनेंशियोमर। बात समझा रही। इसके बाद देखिए आप, ये अपने आप में देखिए ये क्या है, ये R है, ये S है। इसको क्या बोलेंगे आप, 1 2 3, क्या निकल कर आया, यस, एंटी क्लॉकवाइज। ये कंपाउंड क्या है, S। समझे? तो हम समझने के लिए कहते हैं कि ये एनेंशियोमर है, क्योंकि ये R है तो ये S है, और ये किसी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां से क्या चला जाएगा, ये H2O चला गया, H2O चला गया और ये यहां पर आ गया। अगर इसका आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये क्या है, R ही है और ये क्या है, S है। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, एक तरीके से RS। समझने के लिए इसका कॉन्फ़िगरेशन S है और इसका क्या है, S है। नहीं आया समझ में? तो ये क्या बन गया, ये बन गया SS। मैंने कहा था एक क्या है, एक मेरे पास RS है, एक मेरे पास क्या है, RS, और दूसरा क्या बन रहा है, SS। तो जब एक RS है दूसरा SS है तो ये क्या बनेगा, डाइस्टेमर बनेगा। तो मेरे को उस कंटेनर में क्या मिल गया भाई, डाइस्टेमर मिल गया। क्या मिल गया, डाइस्टेमर। और मुझे पता है डाइस्टेमर की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट किया, तो मेरे को लिखना नहीं पड़े। तो मैंने क्या बोला कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये अलग कंटेनर मिलेगा। इसको मैंने कंपाउंड कहा है D, यहाँ पर ये वाला है, और यहाँ ये जाएगा इस कंटेनर में चला गया। अब उसमें रिवर्स रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस। इस कंटेनर में D है, इस D का हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा, OH, और यहाँ जाएगा H। जब इस पर OH आएगा तो ये बन जाएगा क्या, A कंपाउंड, और ये बन जाएगा C कंपाउंड। तो इसमें हाइड्रोलाइसिस से A और C बनेगा और वो उस कंटेनर में रहेगा। एक कंटेनर में से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से दोनों को दो कंटेनर में भेज दिया। दो कंटेनर में भेजने के बाद इसमें जब अपन हाइड्रोलाइसिस करवाए तो इस कंटेनर में A+C मिलेगा, यानी उसमें ये वाला और वो वाला मिल गया। और जब मैं जिस कंटेनर में ये मिला उसका हाइड्रोलाइसिस करवाया तो मुझे पता है इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दूंगा तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा OH और यहाँ जाएगा H। जब OH आएगा तो ये बन जाएगा ये, और ये कौन है B, और ये कौन H आते क्या बन जाएगा C, तो यहाँ पर B और C मिल जाएगा। मुझे पता है AC के बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं है, AC के बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं है, BC के भी बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं है।
तो यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं, तो इनका क्या करते हैं अपन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं। जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाएंगे तो ए अलग कंटेनर मिल जाएगा, सी अलग मिल जाएगा, इसका कराऊंगा तो बी अलग मिलेगा और सी अलग मिलेगा। इस तरीके से हम ऑप्टिकल रेजुलेशन से जो है रैसेमिक मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। और इसमें ये ध्यान रखने की बात है, ऐसा कोई ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर लेते हैं जो इसके साथ भी रिएक्शन कर सके। ठीक बच्चों, इस तरीके से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो खत्म हो जाती है, फिनिश हो रही है। इससे पहले अपन ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को फिनिश किया था। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दोनों पार्ट हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म के। अगर आपको शुरू में याद हो तो हमने आइसोमेरिज्म को दो ग्रुप में डिवाइड किया था। फर्स्ट थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेकंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो थी उसमें आ रही थी अपने पास, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अपने पास आ रही थी चेन, पोजीशन, फंक्शनल, टॉटोमेरिज्म, ये सब आ रही थी, मेटामेरिज्म, ये सब आ रही थी। स्टीरियो में अपने पास आई थी कॉन्फ़िगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल को फिर आगे डिवाइड किया था ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल फिनिश हुआ, फिर ऑप्टिकल फिनिश हो गया, तो दूसरे वाला क्या था, कॉन्फॉर्मेशनल। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशनल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, फर्स्ट ज्योमेट्रिकल, सेकंड ऑप्टिकल, वो फिनिश हुआ। अब इसका भी सेकंड पार्ट बच गया है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट बच रहा है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्या बच रहा है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो अब अपन डिस्कस करने वाले हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, इसको हटाने के बाद। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म मैं बताता हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, याद करो आप, अपने पास आई थी आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या आई थी, आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म का आपने दो ग्रुप में डिवाइड किया था। फर्स्ट क्या थी, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, और सेकंड क्या थी, स्टीरियो। और यहां थी स्टीरियो। यस, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को फर्दर टू ग्रुप में डिवाइड किया था। ठीक है, एक क्या थी, कॉन्फ़िगरेशनल, ठीक है, और दूसरी थी कॉन्फॉर्मेशनल। दूसरी क्या थी, कॉन्फॉर्मेशनल। इसको देखिए, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस था। इन दोनों में डिफरेंस ये था कि ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल थे, यानी कॉन्फ़िगरेशनल आपने पढ़ लिया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जैसे सिस टू ब्यूटेन है, दूसरी है ट्रांस टू ब्यूटेन। रूम टेम्परेचर पर सिस टू ब्यूटेन कभी ट्रांस टू ब्यूटेन में कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखो, जो आर लैक्टिक एसिड है वो रूम टेम्परेचर पर एस लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब ये आइसोमर रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते हैं। बट जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म होती है उसमें आपको वहाँ बताया था क्लासिफिकेशन में ही कि कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होने वाले होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में जो कॉन्फॉर्मर्स होते हैं, जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ऐसा क्यों होता है,
इसकी वजह है कि जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर बनते हैं वो सिग्मा बॉन्ड के रेस्पेक्ट में बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड के रेस्पेक्ट में फ्री रोटेशन से बनते हैं, ठीक है कि नहीं। तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म अराइजेज अराउंड द फ्री रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें फ्री रोटेशन होने की वजह से कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म बनती है। कैसे बनती है थोड़ा सा मैं और समझाता हूं आप लोगों को। देखिए बच्चों, ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, और ये इथेन मान लो आप एक बार, ये हाइड्रोजन 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 है, इथेन है, कार्बन कार्बन है, इसको हम हटाने वाले हैं थोड़ी देर बाद में। ये इथेन है, ठीक। इस इथेन में देखिए ये कार्बन और ये कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन है। देखो हाइड्रोजन है 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3 हाइड्रोजन है। इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, 1 2 और 3, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, समझ रहे हैं मेरी बात को। अब देखिए होगा क्या, ये इथेन है, अब यहाँ क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। अब सिग्मा बॉन्ड है तो इसमें क्या होगा कि सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन होगा, और फ्री रोटेशन होने से आपको जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ जो एक्लिप्स हो रही थी वो क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी, थोड़ी सी ये रोटेट हो जाएगी। रोटेट होने से आपको कोई पूछे कि एक कंपाउंड ये है और दूसरे वाला ये है, तो दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे जो कंपाउंड्स बन रहे हैं इन कंपाउंड्स को अपन कहते हैं कॉन्फॉर्मर्स। और देखिए सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन जो है वो रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है। रूम टेम्परेचर है और सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो है वो सिग्मा बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जनरेट हो रही है। सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन हो रहा है, फ्री रोटेशन होने से यहाँ डिफरेंट कॉन्फॉर्मर्स बनते हैं। तो यहाँ कॉन्फॉर्मेशनल जो आइसोमेरिज्म है वो अपन इसका जो इंट्रोडक्शन है वो आप लोगों को बता दिया है। ये सिग्मा बॉन्ड के रेस्पेक्ट में फ्री रोटेशन से जनरेट होगी। यहाँ पर बहुत सारी डेफिनेशंस आएंगी, जैसे कॉन्फॉर्मर है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर है, कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी है, डाइहेड्रल एंगल है, ठीक है नहीं, टाइप्स ऑफ कॉन्फॉर्मर भी अपने पास आएंगे। तो इन सब का जो डिटेल है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो आपको अब नेक्स्ट लेक्चर में लेना है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इस लेक्चर को अपन यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।